हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे। साथियों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम डेस्टिनेशन। मैं हूं जीतन। साथियों, कल यानी कि 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और उसका रीज़न जो था वो है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की गंभीर सिचुएशन बनी हुई है। बहुत दिनों से आप देख पा रहे होंगे न्यूज़ वगैरह में कि मत्तेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा जो घटनाएं हो रही थी, उसकी वजह से वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। और इसीलिए वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया और प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि प्रेसिडेंट रूल जो होता है, राष्ट्रपति जो शासन होता है, आपातकालीन संविधान में जो व्यवस्थाएं करी गई है आपातकालीन उपबंध की, वो कौन से आर्टिकल के तहत होता है, कितने दिन के लिए लगाया जा सकता है, पहली बार कितने दिन के लिए लगाया जा सकता है, क्या कोई अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसमें कुछ उसके प्रावधान को बदला गया है या नहीं। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं साथियों। आपातकालीन उपबंध जो है, देखिए भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध जो है, भारतीय संविधान के भाग 18वें में इसका व्याख्या की गई है साथियों। इसका उपबंध जो है वो भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया है। आर्टिकल साथियों, आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं, ये साथियों आप यूजीसी या किसी भी एग्जाम के लिए कंपटीशन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो मेरा जो मैं अभी आपको पीडीएफ जिस पे पढ़ा रहा हूँ वो मैं अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा आपको, वहाँ से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं साथियों। तो आप टेलीग्राम से भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। आर्टिकल की बात करते हैं साथियों, तो 352 से लेकर के और 360 तक इस आर्टिकल की चर्चा संविधान में करी गई है। 352 से लेकर के 360 तक साथियों। देखिए, मैं ऐसी कोई बातें जो हेडलाइन है कि एक सब्सक्राइबर है मेरे, वो बोलते हैं कल कमेंट कर रहे किए हैं कल का कि इंग्लिश में, तो इंग्लिश देखिए इस वाले बैच को मैं जून तक जो यूजीसी का एग्जाम होने जा रहा है इसमें मेरे पास नोट्स अवेलेबल नहीं है इंग्लिश का, और मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ मुझे समय बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है वो। और मैं वैसे बोल देता हूँ बहुत सारे जो शब्द हैं उसको इंग्लिश में ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि अभी मेरा एग्ज़ाम है मई में यूपीएससी का, तो फिर मैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाऊँगा अभी। तो आई एम सॉरी इसके लिए, लेकिन हाँ नेक्स्ट बैच जब मैं जून के बाद से जो बैच लूँगा, जो बैच हम स्टार्ट करेंगे यूजीसी के लिए, 10 यूनिट, देखिए 10 यूनिट हम ऐसे ही पढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि इंग्लिश मीडियम बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, नोट्स की प्रॉब्लम होगी तो वो आप बना सकते हैं या फिर आप इससे आप रिवाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको समझ में नहीं आएगी। जो कोर्स है, जो बुक का नाम है, जो हेडलाइन है, वो सारे इंग्लिश में रहेगी। बाकी जो नोट्स पहले से बना हुआ है तो उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा, पर यूपीएससी एग्ज़ाम के बाद से, और तब तक आप लोगों का ये जो यूजीसी का नेट का एग्ज़ाम है जून वाला वो खत्म हो जाएगा। पर उस समय तक एक बैच हमारा निकल चुका होगा। हाँ, कुछ सफल विद्यार्थी हुए हैं, नेट जेआरएफ जो जेएनयू से पीएचडी कर रहे हैं, मैं बोला था जेएनयू से ड्यू से पीएचडी कर रहे हैं, उनको मैं इस हफ्ते बुला रहा हूँ। हो सकता है कि आज या कल मैं एक वीडियो अपलोड करूँ मैं, तो आप बने रहिए चैनल से। तो देखिए साथियों, हम आर्टिकल की बात कर रहे थे, 352 से लेकर के 360 तक आपातकालीन उपबंध है। ये इंट्रोडक्शन देखिए, अगर आप भारत के किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें मेंस लिख रहे हैं तो आप इंट्रोडक्शन को हूबहू लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है बड़ी मेहनत के बाद से इंट्रोडक्शन बनाया गया है साथियों। देखिए, भारतीय संविधान साधारण स्थितियों में संघात्मक है। आप ये समझ पा रहे हो कि संघात्मक संघात्मक सिद्धांतों का अनुसरण करता है, यानी कि साधारण स्थिति में तो ये संघात्मक है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि ये संघात्मक से एकात्मक इसका प्रवृत्ति जो है वो दिखने लगता है। वो कब होता है हम आगे देखेंगे, परंतु विकट परिस्थितियों में, देखिए विकट परिस्थितियों में ये अपना स्वरूप एकात्मक, ये अपना स्वरूप बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करता है। इससे बेस्ट इंट्रोडक्शन अगर आप किसी भी इमरजेंसी के मेंस का क्वेश्चन, इसी यूपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर बीपीएससी कहीं पे कभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर मेंस का स्टार्टिंग करना हो आपातकालीन उपबंध के क्वेश्चन के लिए आंसर, तो इससे बेस्ट स्टार्ट आप नहीं दे सकते हैं। तो देखिए साथियों, ये आप याद रख सकते हैं, ये कह रहा है कि भारतीय जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या कहता है कि नॉर्मल सिचुएशन में तो वो संघात्मक रहता है, पर जब स्वरूप बदल विशेष परिस्थितियों में जब कोई समस्या आती है तो वो अपना स्वरूप बदल करके और एकात्मक हो जाता है। इस तरह से वो राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करता है। अगर इसका देखिए एक और इंट्रोडक्शन हो सकता है, वो क्या है कि आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में आप ये भी दे सकते हैं, भाग 18 में आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक किया गया है, जिसका अनुसरण कर विकट परिस्थितियों में संविधान एकात्मक, लगभग एकात्मक हो जाता है। एकात्मक हो जाता है, बात वही है, केवल कहने का तरीका बदल रहा है, बाकी सब वही बातें हैं। और देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करता है, ये है इसका सेकंड। आप इसको भी याद रख सकते हैं अगर आप इंट्रो देना चाहते हैं तो। और भी चीज़ें हैं, जैसे तीसरा इंट्रोडक्शन मैं अपने लिए तैयार किया हूँ साथियों। जब मेंस लिखना होता है तो इंट्रोडक्शन पहले से रेडीमेड इंट्रोडक्शन रखना होता है ताकि आप स्टार्ट तुरंत ही कर सकें किसी भी क्वेश्चन का आंसर। देखिए अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान विविधता में एकता का उदाहरण है। आप समझ पा रहे हो ये बात क्या कर रहा है। भारतीय समाज जो है वो विविधता में एकता का उदाहरण है तथा साथ ही अभी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया जारी है। ये थोड़ा सा साथियों इसको हम आगे एक्सप्लेन करें कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया कैसे जारी है अभी, और क्यों जरूरी
संविधान निर्माताओं ने क्यों भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध को लगाया था, रखा था, कि ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे में अलगाववाद की समस्या अभी भी विद्यमान है। आप समझ पा रहे हो कि भारत के भी बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे आपको अलगाववाद देखने की समस्याएं मिलेगी। आप खालिस्तान वाला प्रॉब्लम से परिचित हो गए, तो आप जैसे कि और भी नागालैंड के प्रॉब्लम से परिचित हो गए। तो ये अलगाववाद की समस्या भी विद्यमान है, जिसका समाधान हेतु संविधान आपातकालीन उपबंध का प्रावधान करता है। देखिए, जब अभी भारत के एकता और अखंडता पर जो जैसे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया जारी है, तो समस्याएं आती रहेगी। कहीं जैसे नागालैंड की समस्या आप देख लीजिए, नागालैंड का जो एमपी है वो बोलते हैं कि हम पीएम टू पीएम बात करना चाहते हैं, यानी कि हम भारत से अलग अपने आप को, हालांकि ये बातें ऑनलाइन बोलनी नहीं चाहिए, पर भारत से अपने आप को अलग मानते हैं वो नागालैंड वाले। इसी तरह से आप खालिस्तानियों को प्रॉब्लम से आप भली भांति परिचित हो गए। तो कह रहे हैं कि भारत की एकता और अखंडता की जो रक्षा है वो करने के लिए आपातकालीन उपबंध जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि इस सिचुएशन में हम क्या भारत में एकात्मकता का लक्षण दिखाई देने लगता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पावर जो है वो अपने हाथ में लेती है और वो हैंडल करती है। तो ये इंट्रोडक्शन हो सकता है साथियों। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं प्रकार। आपातकाल में 3 आर्टिकल ऐसे हैं जिसके जो एक तो है राष्ट्रपति शासन की बात करता है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो रूल होता है। एक राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है 352 राष्ट्रीय आपातकाल। और जो है इसका आधार जो है साथियों, ये आधार 352 आर्टिकल में इसका व्यवस्था किया गया है, और इसका आधार जो है युद्ध है, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह है। ये 3 आधार पर पहले जो ये शब्द था वो आंतरिक अशांति शब्द था, लेकिन इसको जो है वो चेंज करके, यानी कि संविधान में अमेंडमेंट करके इसको सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। सशस्त्र विद्रोह मतलब क्या है? देखिए साथियों, आंतरिक अशांति के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता था, पर अब नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आंतरिक अशांति एक छोटा शब्द है और सशस्त्र विद्रोह जो है, यानी कि भारत में अगर भारत के किसी एरिया में या पूरे संपूर्ण भारत में अगर भारत की जनता द्वारा अगर सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाए, तो उसके आधार पे क्या आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के जो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। पर या फिर युद्ध होना चाहिए, या फिर बाह्य कोई आक्रमण, कोई और कंट्री आक्रमण करती है भारत पे, तो आपातकाल लागू किया जा सकता है भारत में। पर ये जो आंतरिक अशांति है, ये शब्द थोड़ा सा मुझे लगता है कमज़ोर पड़ रहा था, इसलिए इसको रिमूव करके और सशस्त्र विद्रोह जो है वो शब्द रखा गया है। 356 आर्टिकल 356 में ये राष्ट्रपति शासन है साथियों, और यही जो लगाया गया है कहाँ पे? तो मणिपुर में। इसके तहत देखिए, हम एक एक करके बताएंगे कि इसके तहत क्या होता है क्या नहीं होता। अभी आगे हम क्लास, थोड़ा मुझे लगता है हाफ एन आवर की क्लास हो सकती है। तो देखिए, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, जो अभी मणिपुर में कल का लगाया गया है। आधार इसका क्या होता है? तो आधार होता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। अगर राज्य में जो संवैधानिक तंत्र कायम है और वो विफल होती है, क्योंकि देखिए आप जानते होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर की नियुक्ति करती है, पर स्टेट में। हालांकि एक स्टेट के एक गवर्नर, एक से अधिक स्टेट का गवर्नर हो सकते हैं, पर जो प्रावधान है वो कि सारे राज्य में एक गवर्नर होगे, सारे यूटी में लगभग यूटी में क्या होगे, एक उप यानी कि उपराज्यपाल हो गए। तो ये कह रहा है जो गवर्नर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, और अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है, तो जैसे गवर्नर जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हर महीने 15 दिन पे एक रिपोर्ट भेजते हैं कि राज्य में जो है वो संवैधानिक तंत्र जो है वो सफल तरीके से कायम है, सफल तरीके से कार्यरत हैं, तो सब कुछ सही चल रहा है तो सही है। अगर राज्यपाल ये रिपोर्ट भेजे कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता जो है वो सिद्ध हो रही है, संवैधानिक अब जो यहाँ की सरकार है वो संवैधानिक जो तंत्र है उसको लागू करने में विफल हो रही है, तो राष्ट्रपति जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंट के थ्रू राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लागू कर सकती है। तो ये कह रहा है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता ये आधार हो सकता है साथियों। जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल का आधार क्या है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। उसी तरह से राष्ट्रपति शासन का आधार जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता है। ये देखिए, ये प्रावधान जो किया गया है वो आर्टिकल 365 में किया गया है। ये आपको याद रखना होगा, आर्टिकल 365 में इसका प्रावधान करता है। आगे देखिए, 360 वित्तीय आपातकाल की। साथियों, अभी तक भारत में लगा नहीं है कहीं वित्तीय आपातकाल कभी भी, केवल यह शब्द संविधान में है। बाकी ये दो, ऊपर एक बात और जानिए कि ये शब्द दोनों जो है वो संविधान में नहीं है, केवल यही वित्तीय आपातकाल का शब्द जो है संविधान में है, उपरोक्त दोनों नहीं है। और ये अभी तक कहीं लगाए नहीं। घोषणा राष्ट्रपति द्वारा जुडिशियल रिव्यू संभव है इसके। जुडिशियल रिव्यू जो हम इंडियन पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे तो और ध्यान से पढ़ेंगे, अभी हम आपको केवल एक न्यूज़ के आधार पर एक वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ। मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर, ये देखिए पहले क्या होता था कि मंत्रिपरिषद अगर बोल दे तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता था, पर अब क्या इसको 44वें संविधान 44वें संविधान संशोधन 1978, ये 44 संविधान संशोधन जो है 1978 में जो होता है 44 अमेंडमेंट, उसके तहत ये लिख कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद जो है वो लिखित
रूप से लिखित रूप से जब राष्ट्रपति को देगी कि हाँ आपको शासन लागू राष्ट्र जो इमरजेंसी लागू करना चाहिए, तभी आप इमरजेंसी क्या लागू कर सकते हैं, अन्यथा मौखिक तौर पर आप लागू नहीं कर सकते हैं। ये इसका प्रावधान है साथियों। आगे हम देखते हैं, अब एक एक करके देखते हैं साथियों। देखिए आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अब इसको हम एक एक करके इसको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखिए राष्ट्रीय आपातकाल जो है पहली बार केवल 6 माह के लिए लगाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि पहली बार जो है केवल 6 माह के लिए ही लगाया जा सकता है, न कि 1 साल के लिए। लागू संपूर्ण भारत में या किसी क्षेत्र में हो सकता है। इसको जो लागू है या तो पूरे भारत में हो जाए या फिर किसी भी कर्नल पे भारत के किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि पूरे भारत में लागू हो तो ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, किसी भी क्षेत्र में लागू हो सकता है या पूरे संपूर्ण भारत में भी लागू हो सकता है। देखिए उद्घोषणा से 1 माह पहले तक अनुमोदन बने रहे। क्या कह रहा है ये? उद्घोषणा से 1 माह तक बिना अनुमोदन, जैसे आज मान के चलिए कि कल 13 फरवरी था, कल 13 फरवरी था तो कल से लेकर के और 13 मार्च तक ये क्या है, इसके बीच में आपको क्या करना होगा कि आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अनुमोदन लेना होगा। ये कह रहा है। पहली ये व्यवस्था जो साथियों 2 महीने की थी, यानी कि 2 महीने के भीतर भीतर आपको क्या करना होगा, 2 मंथ के भीतर भीतर आपको राज्यसभा लोकसभा संसद से अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या किया गया है, अब इसको घटाकर और 1 महीना कर दिया गया है, यानी कि उद्घोषणा से 1 माह तक बिना अनुमोदन किए तो राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। अगर दोनों दोनों सदन से अगर उद्घोषणा का अनुमोदन नहीं मिल रहा है तो 1 माह के बाद से अपने आप ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसीलिए 1 माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक है। पहले मूल संविधान में ये 2 महीना था, लेकिन अब इसको घटा करके क्या 1 महीना कर दिया गया है। देखिए एक बात और है, अगर मान के चलिए कि लोकसभा डिजॉल्व हो जाए, लोकसभा डिजॉल्व हो जाए और राज्यसभा बनी रहे, तो अनुमोदन तो दोनों से लेनी है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको नहीं दिख रहा है कि ये एक प्रॉब्लम है कि अगर मान के चलिए कि आज लागू हुआ और 13 तारीख को लागू हुआ और 15 फेब को लोकसभा डिजॉल्व हो जाए, लोकसभा मान के चलिए कि उसका सदन नहीं चल रहा, उसका सत्र जो है नहीं चल रहा है, तो क्या होगा, अब सत्र तो नेक्स्ट चौथे तीसरे महीने के बाद आएगा। तो फिर क्या आता है, 3 महीने तक, तो इसको 1 महीने का 1 ही महीने में अनुमोदन कराना आवश्यक है। तो क्या, तो वेट करना होता है। जब नए सत्र बनता है, नए सत्र जो बैठता है उसके 1 माह के भीतर अनुमोदन अनिवार्य है। जैसे यहाँ पे देखा, देखिए यानी 1 माह के भीतर संसद से अनुमोदन अनिवार्य है। लोकसभा विघटित तो नए सत्र में 1 माह के भीतर अनुमोदन अनिवार्य है। जो नई सत्र गठित होगी, जो नई सत्र आएगी, उसमें एक जो है वो 1 महीने के भीतर अनिवार्य होगा। परंतु ये देखिए राज्यसभा कर दिया होना चाहिए, एक सदन जो राज्यसभा चल रहा है उसको कर दिया होना चाहिए, कर दिया हो, ये जरूरी है। 6 माह में एक बार, छः छः माह, देखिए साथी पहली बार में 6 माह के लिए लगाया जा सकता है और 6 माह कर करके बढ़ाते हुए इसको अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। पर देखिए 6 माह और एक बार में बढ़ाते हुए 6 माह ही, एक बार में 6 माह ही बढ़ाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके दौरान लोकसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जाती है। एक इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए साथी। ये कह रहा है कि देखिए 6 माह तो बढ़ा दिया, पर जैसे अगर मान के लिए मणिपुर विधानसभा में, मणिपुर में, जैसे मणिपुर तो ये राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, ये राष्ट्रीय आपातकाल की नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा है। जैसे अगर मान के लिए कि नेशनल लेवल पे पूरे भारत में क्या है कि इमरजेंसी लागू किया गया है और यूपी या बिहार का विधानसभा जो है उसको जो कार्यकाल जो है उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। ये कह रहा है कि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? इमरजेंसी पूरे भारत में लागू है। अगर लोकसभा की कार्यकाल या फिर विधानसभा की कार्यकाल को बढ़ाना होगा तो इस दौरान एक एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। एक एक वर्ष से उसको करके बढ़ाई जा सकती है, यानी कि अगर चुनाव संभव नहीं है तो जैसे 5 साल हो गया, मान चलिए बिहार विधानसभा के 5 साल हो गया, 5 ईयर हो गया, यानी कि अब तो उसको इलेक्शन करा के डिजॉल्व करना होगा उसको। तो अगर ऐसा है कि मान चलिए कि इमरजेंसी लागू किया गया है तो डिजॉल्व नहीं कर सकते आप, तो 1 साल के लिए उसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से लोकसभा कार्यकाल के भी 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये कर देखिए बढ़ाने के लिए 6 माह में एक, ये इसके बारे में नहीं कह रहा साथियों, ये कह रहा है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल की जो डे है, जो ड्यूरेशन है, जो टेन्यूर है उसको बढ़ाना है तो आपको दोनों सदनों से विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। अब देखिए बहुमत 3 प्रकार के होते हैं, तो हम इसको जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़े तो वहाँ से बहुत ही विस्तार से इसकी चर्चा करें कि कौन कौन से होते हैं। अभी आप समझिए कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, यानी कि जो उपस्थित हैं और वहाँ जो बैठे हुए उसके 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। उद्घोषणा की समाप्ति देखिए या तो स्वतः हो जाएगा, जैसे अगर अनुमोदन नहीं हुआ तो स्वतः हो जाएगा। उद्घोषणा की समाप्ति साथियों, देखिए साथियों अब यहाँ पे ये है तो ये तो स्वतः हो जाएगा। अगर आप अनुमोदन मिलता है या फिर अनुमोदन, जैसे 6 माह के लिए अनुमोदन मिल गया, अगर 6 माह में फिर दोबारा आप अनुमोदन नहीं लेते हैं तो 6 महीने के बाद से अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति जब चाहे तब समाप्त कर सकता है, प्रेसिडेंट जब चाहे तब समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद से लोकसभा की कुल संख्या अगर 110 यानी कि अगर 550 संख्या है तो इसमें से 55 अगर लिखित रूप से अध्यक्ष को सौंपे तो 14 दिन के भीतर जो है वो एक लोकसभा में बैठक बुलाना अनिवार्य है और उसमें साधारण बहुमत से इसको पारित करके इसको समाप्त किया जा सकता है।
यानी कि अगर 55 सदस्य जो है वो क्या लिखित रूप से लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दें तो 14 दिन के भीतर एक बैठक बुलाया जाएगा और उस बैठक में इसके साधारण बहुमत से, यहाँ देखिए इसको बढ़ाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, पर इसको समाप्त करना हो तो साधारण बहुमत से समाप्त हो सकती है साथियों। प्रभाव 352 की, देखिए राज्य की कार्यकाल संघ के निर्देश दे सकता है। राज्य की कार्यपालिका है उसको संघ निर्देश दे सकता है, इसको प्रभाव है 352 की, इसका प्रभाव है यानी कि नेशनल इमरजेंसी की। स्टेट लिस्ट, अब देखिए लिस्ट तीन प्रकार के होते हैं, स्टेट, सेंट्रल मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो ये कह रहा है कि स्टेट लिस्ट पे जो राज्य सरकार विधि बनाती है, अगर इमरजेंसी लागू हुआ तो स्टेट लिस्ट पे भी कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट विधि का निर्माण कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। विधानमंडल निलंबित किया जा सकता है, देखिए ये विधानमंडल निलंबित किया जा सकता है, ये बात बोल रहा है, न कि उसको समाप्त किया जा सकता है। आगे देखिए ये कर अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा राज्य सूची पर भी, राज्य सूची अध्यादेश जो हम अध्यादेश जो पढ़ेंगे हम साथियों जब इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे तो अध्यादेश जो है राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जा सकता है राज्य सूची पर भी। आपातकाल लागू बिहार में और नियम जो 28 स्टेट के लिए बना सकते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर मन के लिए कि अभी जो मैं ऊपर में बता रहा था कि राष्ट्रपति जो शासन है राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी जो है अगर या पूरा भारत में लागू हो सकता है भारत में, या फिर क्या हो सकता है कि भारत के किसी भी कोने में लागू हो सकता है। तो अगर किसी एक स्टेट में लागू है, किसी कोने में एक लागू है, तो जैसे मन के लिए बिहार में लागू है या यूपी में लागू है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल बिहार में लागू है या यूपी में लागू है तो संघ सरकार जो है जितने भी स्टेट है सबके लिए नियम बनाने के लिए संघ सरकार एलिजिबल हो जाएगी, ये बात ये बोल रहा है। समाप्ति के 6 माह तक नियम बने रहेंगे और उसके बाद से अपने आप नियम जो है जो संघ सरकार यहाँ पे नियम बना रही है या फिर ऊपर जो नियम बना रही है जो अध्यादेश जारी हो रहा है वो क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति का शासन जो नेशनल इमरजेंसी समाप्त होगा उसके 6 माह बाद तक नियम बने रहेंगे, उसके बाद से अपने आप नियम जो है वो समाप्त हो जाएंगे। राजस्व वितरण संबंधी उपबंध भी संशोधित हो सकते हैं, कितना राज्यों को देना है, जैसे कि वित्त आयोग गठित किया था वो बताता है कि 41% अभी है जो टैक्सेशन होता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। तो कह रहा है कि राजस्व वितरण का जो उपबंध है उसमें भी संशोधन हो सकता है, जैसे हो सकता है कि 41% ना दे को जितना चाहे उतना दे या फिर ना दे, तो संशोधित वो भी हो सकता है। लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाते हुए अनंत समय तक बढ़ाया जा सकता है। ये 352 जो है समाप्त होने पर 6 माह में स्वतः विघटित हो जाएगी। इसको देखिए, इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं कि लोकसभा के कार्यकाल जो 1 वर्ष के लिए, अभी मैं बोल रहा था कि एक वर्ष के लिए लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं, ऊपर मैं यहाँ पे जो बता रहा था ये, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर मन के लिए 1 साल के लिए बढ़ा दें, जैसे कि 2025 में ख़त्म हो रहा था हम बढ़ा के 2026 तक कर दिए, और जब ये ख़त्म होगा, जब इमरजेंसी ख़त्म हो तो 6 माह में अपने आप समाप्त हो जाएगा, ये बोल रहा है। ऐसे ही प्रावधान विधानमंडल के लिए परंतु संसद द्वारा, ये बात देखिए इसको भी थोड़ा समझेंगे। जो बात मैं ये बोल रहा था कि ये 1 साल में 6 माह में स्वतः समाप्त हो जाएगा, ऐसे ही प्रावधान विधानमंडल के लिए भी है, परंतु इसका भी नियम जो है वो संसद ही तय करती है साथियों। देखिए आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अगर नेशनल इमरजेंसी लागू हो रहा है तो आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल जो 19 है वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी आप जा सकते आ सकते, वो सब जो है निलंबित हो जाती है। पर ये राष्ट्रपति शासन में निलंबित नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना होगा आपको, हम अभी आगे देखेंगे। अन्य फंडामेंटल राइट्स को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित, अन्य ये FR मतलब फंडामेंटल राइट्स साथियों, कह रहा है कि अन्य फंडामेंटल राइट्स को जैसे आर्टिकल 19 तो अपने आप निलंबित हो जा सकते हैं, पर आर्टिकल 20, 21 ये जो है उसको राष्ट्रपति द्वारा निलंबित करना होता है, तब जाकर होता है। अभी तक 3 बार जो है वो नेशनल इमरजेंसी लगाया गया है, 352 जो आर्टिकल है वो 3 बार इसका प्रयोग किया गया, ये बात आपको याद रखना होगा क्योंकि UGC ये बार बार पूछते रहती है। देखिए आर्टिकल 356 की बात करते हैं तो ये राष्ट्रपति शासन, इसी का नाम है राष्ट्रपति शासन, जो मणिपुर में लगाया गया है, यह राज्य आपात इसका नाम है, और ये मणिपुर में लगाया गया है। राज्य शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं है। देखिए थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना होगा साथियों, राज्य का शासन अगर इसका जो आधार है आर्टिकल 356 लगाने का क्या आधार हो सकता है, इसका जो बेस है वो है कि राज्य का शासन जो है संविधान के उपबंधों के अनुसार, यानी संवैधानिक जो तंत्र है वहाँ पर विफल हो रहा है। देखिए राज्य संघ के निर्देशों का प्रभावी बनाने में अगर असफल होता है, 365 भी बोलता है, अगर राज्य जो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश देती है, अगर वो निर्देश राज्य लागू करने में असफल रहता है तो भी आर्टिकल 356 जो है वो लागू हो सकता है। कुशासन के आधार पे नहीं हो सकता साथियों। पहले क्या होता था, जैसे आप देखे होइएगा जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़े तो उसमें देखे कि क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चेंज हो रही है, सेंटर में अगर गवर्नमेंट चेंज हो रही है, तो क्या होता था कि जितने भी राज्यपाल उसको निलंबित हटा दिया जाता था, उसको या तो ट्रांसफ़र करे ताकि वो रिजाइन कर दे, या फिर ऐसी जगह भेज दिया जाता था कि रिजाइन करने में मजबूर हो जाते थे राज्यपाल जो है, या फिर राष्ट्रपति जो शासन है, राष्ट्रपति जो शासन है वो
राज्यों में ज़बरदस्ती लगा दिया जाता था, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में है अगर वो स्टेट गवर्नमेंट में नहीं हो तो कुशासन के आधार पर अब ये सेंट्रल एसआर बोमई बात जो है, एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, कुशासन के आधार पर आप राष्ट्रपति शासन को, प्रेसिडेंट रूल्स को नहीं लगा सकते हैं। आप संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो रहा है तो ही प्रेसिडेंट रूल जो है वो लग सकता है। उद्घोषणा की अवधि साथियों देखिए, उद्घोषणा की अवधि अनुमोदन, राष्ट्रपति द्वारा कभी भी इसकी उद्घोषणा हो सकती है। बिना संसद के अनुमोदन के 2 माह प्रभावी रहेगा। 3 ऊपर जो नेशनल इमरजेंसी की बात हम कर रहे थे उसका संशोधन करके 1 माह कर दिया गया। मूल संविधान में वो भी 2 महीने था, पर ये जो है 2 माह पहले भी था और 2 माह अभी भी है, यानी कि बिना अनुमोदन के 2 माह तक बरकरार रहेगा। 2 माह से पहले अगर दोनों सदन से अनुमोदन आवश्यक। यदि लोकसभा विघटित हो जाती है तो नई बैठक से 30 दिन के भीतर लोकसभा से अनुमोदन अनिवार्य है। समझ पा रहे हैं? अभी मैं जो ऊपर बता रहा था वही बात है। अगर सपोज कीजिए कि कल का जो है 13 फरवरी को लागू हुआ, अगर 13 मार्च तक लोकसभा डिजल्व हो जाती है, 13 मार्च तक लोकसभा डिजल्व हो जाती है तो क्या करना होगा, जब नेक्स्ट बार लोकसभा बैठती है नेक्स्ट सत्र में, तो 1 माह के भीतर, जिस दिन बैठती है उसके 1 माह के भीतर लोकसभा से इसको पारित करवाना होगा, और पहले से राज्यसभा पारित कर चुकी होगी। 6 माह करके 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है, और अधिक बढ़ाने हैं तो 2 आधार। देखिए ऊपर जो था वो 6 माह करके आप कितना समय तक बढ़ा लिए नेशनल इमरजेंसी को, पर इसमें है प्रेसिडेंट रूल्स जो है 6 माह करके आप 1 साल तो बढ़ा सकते हैं, यानी कि 2 बार तो बढ़ा सकते हैं, पर उससे ज़्यादा बढ़ाना हो तो आपके पास 2 आधार होनी चाहिए। पहला ये कि देश के अन्य भागों में आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी लागू हो, देश के अन्य भागों में नेशनल इमरजेंसी लागू हो तो प्रेसिडेंट रूल को बढ़ाया जा सकता है 1 साल से ज़्यादा। या दूसरा आधार क्या हो सकता है, निर्वाचन आयोग द्वारा प्रमाणित किया गया हो कि चुनाव कराना भी संभव नहीं है। ये 2 आधार अगर निर्वाचन आयोग एक प्रमाणित कर दे, और दूसरा ये कि दूसरे देश के किसी कोने में, दूसरे क्षेत्र में नेशनल इमरजेंसी लागू हो, अगर ये 2 बेस है तो हम 1 साल से अधिक के लिए राष्ट्रपति शासन को बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रपति की उद्घोषणा के आधार का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। देखिए अभी मैं बोला था तो जुडिशियल रिव्यू जो वो पॉसिबल है। इसके प्रभाव देखिए साथियों, इसका प्रभाव राष्ट्रपति शासन का प्रभाव क्या हो सकता है, तो राष्ट्रपति शासन जो है, राष्ट्रपति राज्य के सभी कृत्य अपने हाथों में ले लेते हैं। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा अपने हाथों में, अब राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति शासन चलाएंगे। विधानमंडल की शक्तियाँ संसद में चली जाती है, यानी कि संसद जो है वो स्टेट लिस्ट पे भी नियम बना सकते हैं। विधानमंडल जो नियम काम कर रही थी वो अब क्या संसद कर सकती है, यानी कि संसद में चली जाती है। विधानसभा को विघटित और निलंबित भी कर सकती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, विधानसभा को विघटित और निलंबित भी कर सकता है साथियों। विधानसभा निलंबित रहती है, विघटित करने के लिए और भी कुछ बेस चाहिए जो हम अभी आगे देखेंगे। विघटित करने और निलंबित करने में देखिए, अगर शासन हटती है तो निलंबित रहेगा तो ये फिर से बहाल हो जाएगा। विघटित करने का मतलब ये हुआ कि आपको फिर से क्या करना होगा, इलेक्शन करा के नई विधानसभा गठित करनी होगी। आर्टिकल 356 के दौरान बनाई गई संसद या राष्ट्रपति द्वारा विधि स्वतः निरस्त नहीं होती है, उसके लिए विधानमंडल को स्वीकृत। अब देखिए यहाँ क्या कर, जैसे कहीं पे, जैसे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नियम बना रही है, राष्ट्रपति कोई नियम बना रहा है जो वहाँ पे लागू होगा। जब 356 वहाँ से हट जाएगा तो वो नियम जो है वहाँ पे बना रहेगा। जैसे ऊपर 6 महीने बाद अपने आप हट जा रहा था, तो यहाँ पे नहीं हटेगा। यहाँ पे क्या करना होगा, विधानमंडल जो है, यानी कि जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद है वो दोनों मिलके उसको संकल्प पारित करेगा, उसके तहत उस नियम को हटाना होगा, नहीं तो बना रहेगा। अभी तक 356 का प्रयोग 100 बार से अधिक बार हुआ है। पहली बार पंजाब में, ये देखिए बीपीएससी क्वेश्चन है साथियों, पहली बार पंजाब में और सर्वाधिक जो है यूपी में। आप एक बार कमेंट करके बताइए कि यूपी में कितनी बार अभी तक लगी है, ये आप बताइए कमेंट करके। सरकारी आयोग जो गठित किया गया था उसको ध्यान में रखना होगा साथियों। ये यूपीएससी का नोट्स इसीलिए इतना डिटेल में अंदर गया हुआ है, और यूजीसी के लिए भी इतना ही डिटेल चाहिए आपको। आर्टिकल 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प है साथियों। देखिए सरकारी आयोग सिफारिश कर रहा है कि आर्टिकल 356 का जो प्रयोग है वो अंतिम विकल्प होना चाहिए, ये नहीं कि तुरंत ही आप लगा दे। पहले आप देखिए, अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता है वहाँ पे, या फिर सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है, फिर भी आपको थोड़ा उसको समय देना होगा, उसको ठीक करने की कोशिश करनी होगी। उसके बाद से ही अगर नहीं हो रहा है तो अंतिम विकल्प के रूप में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। साधारणतः यानी कि जनरली जो है प्रयोग राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही होना चाहिए। राज्यपाल जो रिपोर्ट देते हैं उनके आधार पर ही होना चाहिए, न कि ऐसे ही आप लागू कर दें। वित्तीय आपातकाल अंतिम आपातकाल है साथियों। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 है, और एक बार भी प्रयोग अभी तक नहीं हुआ, जैसे मैं आपको ऊपर बता रहा था। आधार देखिए, वित्तीय संकट में, जैसे अगर मान के लिए फिनेंशियल प्रॉब्लम इंडिया में आ जाए तो ये लागू हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें ये हो सकता है कि जो सैलरी है सरकारी एम्प्लॉय में उसको कम किया जा सकता है, खर्चे को कम किया जा सकता है, इस तरीके से
किया जा सकता है। अनुमोदन अवधि देखिए 356 की तरह ही है, जो 356 हम अभी राष्ट्रपति शासन पढ़ रहे हैं उसी की तरह है। अधिकतम समय इसकी निर्धारित नहीं है, बार बार अनुमोदन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे एक बार लगा लीजिए तो कितना समय तक इसको रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बार बार अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सार्वभौमवाद निर्णय जो है इसको थोड़ा सा हम देखेंगे साथियों। निर्णय और आर्टिकल 356, राष्ट्रपति शासन न्यायिक पुनर्विलोकन का अधीन है, यानी कि राष्ट्रपति शासन जो लागू कर रहे हैं उसको न्यायिक जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, ये सार्वभौमवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। प्रयोग के वैधानिक आधार आवश्यक है, नहीं होने पर भंग विधानसभा को न्यायालय पुनर्जीवित कर सकते हैं। देखिए जो विधानसभा भंग हो जाती है, जैसे विधानसभा भंग हो गई अगर मणिपुर में, तो अगर सही तरीके से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है तो दोबारा क्या होगा, दोबारा न्यायपालिका जो है वो विधान परिषद को पुनर्जीवित कर सकती है। राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद जब तक दोनों सदनों का अनुमोदन प्राप्त नहीं तब तक विधानसभा भंग नहीं। ये बात देखिए क्या कह रहा है। मान के लिए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और राज्यसभा ने अनुमोदन भी दे दिया लेकिन लोकसभा ने अनुमोदन नहीं दिया, तब तक आप विधानसभा को क्या कर जो है विधानसभा को भंग नहीं कर सकते, केवल निलंबित कर सकते हैं। जब दोनों राज्यसभा पूरे संसद से अगर आप इसको अनुमोदन ले लेते हैं तो आप भंग कर सकते हैं, अदरवाइज भंग नहीं कर सकते। ये बात यहीं बोल रहा है साथियों। तो ये रहा आज का क्लास हमारे साथियों नेशनल इमरजेंसी पर। इससे बढ़िया क्लास और इससे शॉर्ट कोट्स इतना बढ़िया तरीके से आपको मुझे नहीं लगता कोई कहीं मिलेगा। तो आप इस नोट्स का भी फ़ायदा उठाइए टेलीग्राम पे जाके, और अगर आपको कोई डाउट लग रहा है साथी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं शाम में अपने पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 1 का क्लास लेकर के। अभी आप इसको देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सो मच।